नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट, वो शो जो दिखाता है आपको खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। क्लियर कट। तो क्या भारत को एक बड़ी सांप्रदायिक साजिश में फंसाने की साजिश हो रही है? यह सवाल मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ उठा रहा हूं, क्योंकि यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक मजहबी भीड़ ने पोस्टरबाजी करके तनाव और विवाद के ऐसे बीज बो दिए हैं जिसका नतीजा साफ तौर पर खतरनाक दिखाई दे रहा है। बरेली से लेकर मुंबई तक इस पोस्टर अभियान के बीच कौन सी सांप्रदायिक पॉलिटिक्स काम कर रही है? कौन से वो मौलाना हैं जो मुसलमानों से उनका सुकून छीनने पर आमादा हैं, और कौन सी वो कट्टरवादी ताकतें हैं जो छोटे छोटे बच्चों से सरतंत्र के जुदा के नारे लगवा रही है? उन सभी चेहरों को आज मैं बेनकाब करूंगा आपके सामने, लेकिन इसकी शुरुआत बरेली की कुछ तस्वीरों के साथ। तो बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने आज एक आह्वान किया था कि जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर जो विवाद हुआ था उसको लेकर सरकार को और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपें। उनके बुलावे पर सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते इस भीड़ ने नारेबाजी और फिर हंगामा शुरू कर दिया। पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद बरेली पुलिस को उन्हें खदेड़ना पड़ा। अगर पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई होती तो बरेली में ये उत्पाती भीड़ और बड़ा बखेड़ा कर सकती, और मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग शायद यही चाहते भी, क्योंकि कानपुर से शुरू हुए पोस्टर विवाद को हवा देने में मौलाना तौकीर रजा शुरू से ही लगे हुए। लगभग हर दिन इस मौलाना ने भड़काऊ बयानबाजी की। कल भी ये मौलाना जान लेने और देने की बातें कर रहा है। सुनिए जरा। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर रखकर मुकदमा कर देते हो। इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो? तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो एनआरसी सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो अब जब ऐसे बड़े बड़े मौलाना ऐसी कट्टर बयानबाजी करेंगे तो उन्माद तो फैलेगा ही। बरेली में जो हुआ वो अनायास नहीं था, और हैरान मत होइएगा कि कल को यही मौलाना और उनके कुछ हिमायती राजनीतिक दल ये कहते हुए सामने आ जाएं कि पुलिस ने बेकसूरों पर लाठियां बरसाई। वो तो शांति से नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और सिर्फ मीडिया नहीं, पुलिस के कैमरों में भी सारा हंगामा दर्ज हो चुका है कि किसने बरेली में बवाल शुरू किया, और अब पुलिस ये कह रही है कि अमन के हर दुश्मन का चुन चुन कर हिसाब होगा। कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, सारी चीजें सकुशल सुबह से चल रही हैं, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया है और ऐसे लोगों को वीडियोग्राफी करके चिन्हित भी किया गया। कार्रवाई भी होगी इन लोगों पे जो नारेबाजी? डेफिनेटली जो भी लोग उपद्रवी तत्व हैं सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तौकीर रजा के ऊपर भी आप लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐलान उन्होंने नहीं किया था इसके? हाँ, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, सारे बिंदुओं को हम लोग देख रहे हैं, वो विवेचना प्राप्त सभी चीजों की। तो कानपुर से ये जो पोस्टर को लेकर अफवाहबाजी वाली राजनीति शुरू की गई है, उसे लेकर नवभारत पर हम आपके सामने लगातार कहते रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखते आए हैं, और फिर एक बार फिर से संक्षेप में इस बात को दोहरा देते हैं कि कैसे इस अफवाहबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। ये बात एक बार फिर से जरा समझिए। असल में मुद्दा पोस्टर का है ही नहीं, मुद्दा अपने पैगंबर से प्यार का इजहार करने का है ही नहीं। मुद्दा तो यह है कि जब किसी ने हेट की बात ही नहीं की,
तो देश भर में ये लव वाली पोस्टरबाजी का तूफान अचानक से कहां से उठ खड़ा हुआ? मुद्दा यह है कि लव मोहम्मद के जुलूस में सिर तन से जुदा के हेट वाले नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? आप मोहम्मद से प्यार करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन देश के कानून और संविधान से नफरत क्यों? और अगर नफरत नहीं है तो बिना इजाजत ये रैली निकालने की जिद क्यों? बिना उकसावे के माहौल बिगाड़ने की साजिश क्यों? शहर भर में लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाकर जाने अनजाने में बेअदबी को न्योता देने की जरूरत क्या है भाई? और ये सवाल मैं ऐसे नहीं उठा रहा, बवाल असल में इसी तरीके से बढ़ रहा है या बल्कि बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के लिए इसी बरेली में जहां आज दोपहर बवाल हुआ, वहीं कल रात को आजमनगर इलाके से एक खबर आई कि बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे थे और उसी में एक बॉल वहां टंगे आई लव मोहम्मद वाले बैनर पर जा लगी और इसके बाद विवाद शुरू हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची, तब जाकर माहौल शांत हुआ। तो कल हंगामा जैसे तैसे शांत हुआ और आज मामला आउट ऑफ कंट्रोल होते होते बचा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल को फिर कहीं पोस्टर फटा मिले और कोई मौलाना भड़काकर उकसाकर सैकड़ों उन्मादियों को सड़क पर न उतार दे? इसीलिए योगी सरकार और यूपी की पुलिस एकदम अलर्ट मोड में। आज तमाम जिलों में मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात रही। इसके अलावा पुलिस ने लगातार फ्लैग मार्च किया, गाड़ियों की जांच की। बरेली को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। करीब 5000 पुलिस वाले तैनात थे और बाहरी जिलों से भी फोर्स बुलाई गई। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। संभल में पीएसी और आरआरएफ के फ्लैग दोनों ने मिलकर फ्लैग मार्च की। बावजूद इसके कुछ जगहों पर जानबूझकर माहौल खराब करने, उन्माद फैलाने और जुलूस निकालने की कोशिश की गई। आपको सहारनपुर शहर की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद एक नमाजी ने अचानक अपने दोनों हाथों में एक पोस्टर उठा लिया जिसमें कि लव मोहम्मद के नारे लिखे हुए थे। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस थाने ले गई। यूपी पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि कहीं माहौल नहीं बिगड़े और सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजनकारी ताकतों को कामयाब नहीं होने देना है किसी भी कीमत। और दूसरी तरफ कट्टर मौलाना है जो मारने, काटने और दफनाने की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड़ से सामने आए एक वीडियो को आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। मंच से इस कट्टर मौलाना ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खुलेआम धमकी दी। एक बार सुनिए जरा। तो बीड़ के मुस्तफा मस्जिद के सामने खड़े होकर ये मौलाना खुलेआम माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कार्यक्रम लव मोहम्मद के नाम पर हो रहा है, लेकिन तकरीरें नफरत से भरी हुई। जबकि हम इसी चैनल पर नवभारत पर आपको 2500 बार बता चुके हैं कि जहां से विवाद शुरू हुआ उस कानपुर में मामला पोस्टर का था ही नहीं। आई लव मोहम्मद वाले बैनर को लेकर कोई मामला ही नहीं था। वहां तो बिना इजाजत गेट बनाने और बाद में बवाल करने को लेकर मामला दर्ज हुआ। लेकिन बीड़ के इस मौलाना से लेकर मौलाना तौकीर रजा तक देश भर में तमाम लोग अफवाह फैलाने में जुटे हुए हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और वो अफवाहबाजी देखिए कि कैसे पूरे देश का माहौल खराब कर रही है, वो सबके सामने है। इस अफवाहबाजी की वजह से बरेली से उन्नाव तक और उत्तराखंड के काशीपुर से लेकर गुजरात के गांधीनगर तक में हिंसा हो चुकी है। गुजरात के ही गोधरा में भी बवाल हो चुका है। कर्नाटक के दावणगेरे शहर में पोस्टर की वजह से सांप्रदायिक तनाव फैल गया, पथराव हुआ। एक खतरनाक सिलसिला है और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे नेता इस पर अपनी पॉलिटिक्स भी चमकाने में जुट गए। वो वैसी तो इसे चुनावी एजेंडा बना देने में जुटे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन है, वो भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं है। इनका सबसे नया बयान सुनिए आप एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसटी हसन आग पर पानी डाल रहे हैं या पेट्रोल। सुनिए जरा। जिस तरह से जो हरकत हुई है, जो पुलिस अब उसे पैचिंग कर रही है कि हमने उस पर एफआईआर नहीं करी बल्कि और वजहों से करी, ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ पर उन लोगों को टॉर्चर भी किया गया कानपुर के अंदर।
इसलिए पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये वो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके लिए असली मुसलमान है वो अपनी जानो माल, इज्जत, आबरू सब कुछ कुर्बान कर सकता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। मेरी आपके माध्यम से यही दरख्वास्त है कि इसको बहुत ही अक्लमंदी से और बहुत ही होशियारी से टैकल करना चाहिए। ये अब तो नेशनल इशू है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंटरनेशनल इशू बन जाए। तो एसटी हसन और ओवैसी जैसे नेता भी अफवाहबाजी में शामिल हो चुके हैं, जबकि मौलाना कल्बे जब्बाद जैसे लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें खामखा सियासत की जा रही है। भाई, इसको बिना मतलब का सियासी रंग दिया जा रहा है। एक बार उनको भी सुनिए। मंदी से मोहम्मद में धारे हम सब का मुद्दा यही ला इला मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इस पे अभी हमने को अलग रखा है। इसको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फायदा उठाना चाहती है, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। हम हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं, और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव रावण भी कह सकता है, वो आई लव शैतान भी कह सकता है। वो हमारी तरफ से कोई इतराज उस पर नहीं है। तो मुसलमानों को मौलाना कल्बे जब्बाद के साथ साथ कानपुर के काजी की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मसला तो कानपुर से ही उठा था। कानपुर के काजी ने भी आज ही साफ साफ लोगों को बताया कि एफआईआर में तो कहीं भी आई लव मोहम्मद का जिक्र ही नहीं है। एक बार उनको भी सुनिए जरा। यार जो हुई आई लव मोहम्मद के नाम पर जो चर्चा चल रहा है, तो थोड़ा उसको हमने आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर तो नहीं है, तो बैनर फाड़ने के चक्कर में है एफआईआर। उसमें मैंने पढ़ी है, उसको तफसील से देखा है। ये बदगुमानी है लोगों को, और उसकी सफाई अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने भी मुझे दी है। तो सच्चाई आपके सामने है। खुद कानपुर शहर के काजी बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें सुनने की बजाय कई जगहों पर कट्टर मौलानाओं का टेप बज रहा है। इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं, क्योंकि देखते देखते पूरा कैंपेन देश की सांप्रदायिक शांति के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। अब इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आगे बढ़कर हिंसक संघर्षों में बदल रहा है। कई रैलियों में सरतन से जुदा जैसे हिंसक नारे लगाए जा रहे हैं, जो ब्लास्फेमी के नाम पर हिंसा को उकसा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी टाइमिंग भी बहुत संदिग्ध है। यह कैंपेन नवरात्रि और हिंदू त्योहारों के सीजन में हो रहा है, और इस दौरान इसको ज्यादा हवा दी जा रही है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, और अगर इसमें कहीं कोई ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है, कोई बड़ी साजिश है, तो भी जल्द से जल्द बेनकाब होनी चाहिए। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको शो के अगली स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं, जहां आपको बताएंगे कि मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुए कर्नल प्रसाद पुरोहित के साथ हुई साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी। और अब इस देश के सनातन विरोधी गैंग को जोरदार झटका देने वाली एक बड़ी खबर। पिछले ही महीने मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला आया था। उसमें बरी हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को भारतीय सेना ने चंद घंटे पहले प्रमोशन दिया है, और अब वो आधिकारिक तौर पर सेना में कर्नल बन गए। यह खबर सेना के किसी अधिकारी के सामान्य प्रमोशन की खबर भर नहीं है। यह खबर इस देश में हिंदू आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव गढ़ने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। साल 2008 में जब महाराष्ट्र में और देश में कांग्रेस का राज था, तब इस देशभक्त आर्मी ऑफिसर को बड़ी चालाकी से मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसा दिया गया था। कर्नल प्रसाद पुरोहित को भगवा आतंकवाद का चेहरा बनाने की एक बड़ी साजिश रची गई, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारत में इस्लामिक आतंकवाद की घटनाओं से ध्यान भटकाया जा सके, हिंदू आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव गढ़ा जा सके। यह मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा थी और हिंदुओं को बदनाम करने की सबसे घिनौनी साजिशों में से एक। मुकदमा लंबा चला, लेकिन जांच के बाद कोर्ट में सारे फर्जी नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और अब कर्नल प्रसाद पुरोहित को मिले प्रमोशन ने एंटी सनातन गैंग के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है।
17 साल के लंबे इंतजार के बाद कर्नल प्रसाद पुरोहित के जीवन में गर्व का पल आया है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि कर्नल पुरोहित को झूठे केस में फंसाने वालों का हिसाब आखिर कब होगा। अगर वो एक्टिव सर्विस में रहते तो आज कर्नल नहीं, सेना में लेफ्टिनेंट या मेजर जनरल रैंक के अफसर होते हो। कर्नल पुरोहित को साल 1994 में सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन मिला था। काबिल और अनुभवी अधिकारियों में कर्नल पुरोहित की गिनती होती थी, लेकिन मालेगांव केस में आरोपी बनने और गिरफ्तारी के बाद उन पर डिसिप्लिन एंड विजिलेंस बैन लगा दिया गया। और आर्मी एक्ट के तहत एक बार अगर डीबी बैन लग जाए किसी पर तो उस अधिकारी का नाम प्रमोशन बोर्ड में नहीं भेजा जाता। और इसी वजह से कर्नल पुरोहित के प्रमोशन की प्रक्रिया 16 साल तक अटकी रही, जबकि वो योग्य थे, बोर्ड के लिए क्वालिफाई भी कर चुके थे। 19 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुआ था। धमाके में 6 लोग मारे गए और 101 जख्मी हो गए। इसकी जांच महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू की तो ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स मुहैया कराने का आरोप कर्नल पुरोहित पर लगा दिया गया। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह आरोप अदालत में झूठा साबित हो, निराधार साबित हो। कर्नल पुरोहित ने कहा, मुझे राजनीतिक साजिश में फंसाया गया। और उन्हें मालेगांव केस में कैसे फंसाया गया, उसकी स्टोरी भी बहुत चौंकाने वाली। कर्नल पुरोहित को मालेगांव ब्लास्ट के ठीक 1 महीने बाद 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था और उस समय वो आर्मी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। कर्नल पुरोहित के परिवार से लेकर उनके जानने वाले दावा करते हैं कि भारत विरोधी गतिविधियों पर कर्नल पुरोहित की पैनी नजर रहती थी। 2001 में आतंकी गतिविधियों के लिए सिमी को बैन किया गया था और इसकी इंटेलिजेंस इनपुट पर कर्नल पुरोहित ने बहुत लंबा काम किया था। इसी तरीके से ड्रग्स और स्मगलिंग के रैकेट के इनपुट जुटाने में भी वो बहुत सक्रिय थे। मुंबई, गुजरात से लेकर केरल के समुद्री बंदरगाहों तक उनके अपने सोर्स थे, जहां से अंडरवर्ल्ड से लेकर पाकिस्तानी गतिविधियों का पूरा इनपुट जुटाने का जिम्मा इनके ऊपर था। यहां से कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज दावा जुड़ता है। मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल प्रसाद पुरोहित की गिरफ्तारी 29 अक्टूबर 2008 को हुई और उसके 1 महीने के भीतर मुंबई में 26/11 वाला आतंकी हमला हुआ। 26 नवंबर 2008 को समुद्री रास्ते से मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी घुसे, जिसमें जिंदा पकड़ा गया अजमल कसाब भी शामिल था। सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई। पाकिस्तानी आतंकियों के इस हमले में 4 दिन तक मुंबई दहलती रही। 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। चौंकाने वाला दावा यह है कि अगर कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो 26/11 का मुंबई आतंकी हमला भी शायद नहीं होता, क्योंकि कर्नल पुरोहित इसी इलाके के इंटेलिजेंस इनपुट के लिए कंट्रीब्यूट करते थे। जिस इलाके से ये सारे आतंकी घुसे थे भारत में, असल में उसी इलाके में कर्नल पुरोहित मुखबिरी और वहां से सूचना जुटाने का काम किया करते थे। कर्नल प्रसाद पुरोहित की पत्नी अपर्णा पुरोहित ने मीडिया में ये बातें फिर से दोहराई और अपर्णा के मुताबिक कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी धोखे से की गई थी। एटीएस ने 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक गैरकानूनी तरीके से उनको कस्टडी में रखा। कर्नल पुरोहित के सीनियर और आर्मी को 3 नवंबर तक इसकी जानकारी तक नहीं दी गई और अपर्णा के मुताबिक इस दौरान मालेगांव ब्लास्ट की जगह कर्नल से कुछ और ही पूछताछ हो रही थी। आर्मी इंटेलिजेंस में तैनात कर्नल से 2005 से 2007 के बीच जो स्पेशल रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी, उसको लेकर उनसे पूछताछ कर रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बरेली में बवाल पर इस वक्त की एक बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई आ रही है कि पत्थरबाजी के बाद उपद्रवियों ने फायरिंग भी की थी और फायरिंग में 10 पुलिस वाले घायल हो गए। ये बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है, जो बरेली के बवाल से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे थे अभी कि किस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे देश को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की साजिश की जा रही है। उससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर यह है
कि जब ये बवाल हो रहा था आज दोपहर में, उसके बाद उस दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग की गई, जिसमें कि 10 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। सुनियोजित तरीके से रची गई साजिश के बारे में और खुलासा हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि बरेली में 3 जगहों पर पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने इस संदर्भ में, इसी सिलसिले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, और क्या जानकारी है आपके पास इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस पूरे साजिश को अंजाम दिया गया था। बरेली में अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। अभी जब हम डीआईजी से बात कर रहे थे, अजय साहनी से, उनका साफ तौर पे कहना था कि फायरिंग भी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वालों को निशाना बनाकर फायर किया गया था। कुछ पुलिस वालों को छर्रे भी लगे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। 10 पुलिस वाले इस पूरे मामले में अब तक घायल बताए जा रहे हैं। 3 जगहों पर पत्थरबाजी हुई है, 1 जगह पर बताया जा रहा है फायरिंग हुई है। यानी कि सुनियोजित तरीके से बरेली की पटकथा लिखी गई थी, बरेली की अशांति की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और इसके पीछे कौन कौन है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मुकदमा उन सभी लोगों के खिलाफ किया जा रहा है, बुलाया उन सभी लोगों को जाएगा, पूछताछ उन सभी लोगों से होगी जिनके साथ सुबह पुलिस ने वार्ता की थी। क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से जब ये पूरा ऐलान का मामला सामने आया था तौकीर रजा का, उसके बाद ही पुलिस एक्टिव हो गई थी। लगातार लोगों को बुला बुलाकर, जितने धर्मावलंबी हैं, तमाम धर्म के लोग हैं, उनसे बातचीत की जा रही थी। यहां तक कि तौकीर रजा से भी बात की गई थी। उसके बाद भी जो ऐलान किया गया और जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। और यही कारण है कि पुलिस जो है वो अब उन तमाम लोगों पे कार्रवाई करने के लिए तैयार है जो तो भी इस पूरे घटना में अभिषेक, तौकीर रजा तो कह रहे थे कि उनका मकसद सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से जाकर प्रशासन को ज्ञापन देना है। और जब ये ज्ञापन देने का पूरा मामला था तो ये कौन लोग थे और आखिर ये क्यों पिस्तौल लेकर आए थे, क्यों ये पत्थर लेकर आए थे? और अगर इनका हिंसा करने का अगर इरादा नहीं था तो ये हथियार के साथ क्यों आए थे? देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब तौकीर रजा को देना पड़ेगा। क्योंकि 2 बजे तक, यानी कि आप समझिए जब नमाज का वक्त था 2 से 2:30 के बीच का, उस वक्त हम भी वहां मौजूद थे। जो महला मस्जिद जहां पे ऐलान किया गया था नमाज का, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग अंदर जा रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, किसके कहने पे लोग बाहर निकले, नारेबाजी शुरू हो गई, आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेके खड़े हो गए, सड़क पे लोग उतर गए और उसके बाद पत्थरबाजी हो गई। यानी कि इसकी पटकथा कहीं ना कहीं पहले लिखी गई थी और यह अंदेशा पुलिस भी लगा रही है कि ये पहले से स्क्रिप्टेड थी, पहले से प्लानिंग थी और प्री प्लान तरीके से बरेली में अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है, कोई भी हो, किसी कद का हो, कहीं का भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस पूरे घटना में शामिल है सबको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुकदमा किया जा रहा है, उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है, प्रॉपर वीडियोग्राफी हुई है और उसके बाद जो कार्रवाई है वो आप देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो आई लव मोहम्मद के जुलूस के नाम पर किस तरीके से सुनियोजित साजिश रची जा रही है देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की, एक वानगी भर है जो बरेली में हुआ। देश के तमाम शहरों में इस तरह की घटनाएं हो रही है और इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को बहुत सख्ती बरतने की जरूरत है। क्योंकि त्योहारों के इस मौसम में या इस दौरान जिस तरीके से देश भर में एक सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश हो सकती है और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिनका मकसद देश में शांति और अमन को एक तरीके से खतरे में डालना है। तो आज क्लियर कट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।